बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स स्टडी अबाउट ड्रग्स में। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेक्चर में, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक नए सब्जेक्ट की जो कि बी फार्मा 4th सेमेस्टर का है, ठीक है। और उसका नाम है मेडिसिनल केमिस्ट्री। अभी तक आप जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे वो देखिए थोड़ा सा मैच कर रहे थे हमारे प्रीवियस क्लासेस से, लाइक जो भी हमने 11th-12th में थोड़ा बहुत पढ़ा है उससे रिलेट कर रहा था, या फिर थोड़ी थोड़ी चीजें आ रही थी। 4th सेमेस्टर क्या है, यहाँ से हमारी फार्मेसी स्टार्ट होती है। तो हमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे जहां से हमें फार्मेसी फील आएगा कि अब फार्मेसी हमने स्टार्ट करा है पढ़ना, ठीक है ना। जैसे फार्माकोलॉजी, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलरेडी हम पढ़ रहे थे, ये तो हमारा लास्ट है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री हमारा थोड़ा सा नया सब्जेक्ट है जिसके बारे में आज यहाँ पर हम देखेंगे। तो अभी तक तो जितने भी हमारे 4th सेम के बच्चे हैं, ठीक है, जितने भी हमारे फार्मेसी, बी फार्मा या डी फार्मा, जितने भी हमारे 4th सेम के बच्चे हैं, उन्होंने अभी मेडिसिनल केमिस्ट्री एक भी बार नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो उनके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। तो अब इसका इंट्रो तो लेंगे ही हम, है ना, कि मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या होता है, उसके बारे में आज यहाँ पर हम देखेंगे। सो मेडिसिनल केमिस्ट्री इज द साइंस कंसर्न विद द डिस्कवरी, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स या फिर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। देखिए, मेडिसिनल केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है फार्मेसी की या साइंस की, जहां पर जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हम तैयार करते हैं उनकी डिस्कवरी के बारे में, उनकी डिजाइन के बारे में और उनके डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। मींस किसी भी ड्रग को हम कैसे किस स्ट्रक्चर में रखेंगे, कैसे उसकी सिंथेसिस होगी, किस तरीके से हम बना दे तो उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट बढ़ जाए, टॉक्सिसिटी कम हो जाए, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, कि उसको प्रॉपर कैसे डिजाइन करें एक हम फार्मास्यूटिकल ड्रग को। ओके, The study involves the combination of biochemistry, chemistry, molecular biology and pharmacology for development of new drugs and improves the existing drug। देखिए, जो ड्रग हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है, एग्जिस्टिंग ड्रग, जो भी हमारी ड्रग बनी हुई है, हम चाहेंगे कि अगर मान लीजिए कोई भी एक ड्रग ले लेते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन अब बस वही हमारी ड्रग है हमारे पास, ठीक है, तो हमें मजबूरी में उसको लेना पड़ रहा है। लेकिन हम क्या कोशिश कर सकते हैं कि उसमें हम कुछ बहुत धीरे धीरे चेंजमेंट लाएं कि उसकी टॉक्सिसिटी को थोड़ा कम करें और उसका इफेक्ट बढ़ाएं, है ना। तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारी एग्जिस्टिंग, जो हमारी बनी हुई ऑलरेडी ड्रग है, हम उनको इम्प्रूव करें। और हमारी ये स्टडी इन्वॉल्व करती है बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बायोलॉजी। देखिए, सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करके मेडिसिनल केमिस्ट्री को बनाया गया है। अगर हम देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं जानेंगे तो हम कैसे स्ट्रक्चर को पहचानेंगे, अगर हम बायोकेमिस्ट्री नहीं समझेंगे तो जो भी हमारे स्ट्रक्चर आएंगे उनको नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना। फार्माकोलॉजी नहीं आएगी तो हमें नहीं पता चलेगा इस ड्रग को हम कैसे थोड़ा सा चेंज करें, इंप्रूव करें कि ये हमारे यहाँ पे बायोलॉजिकल एक्शन अच्छा प्रोड्यूस करेगी। तो इस तरह की चीजें हमें बहुत जरूरी है। जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनका एक कॉम्बिनेशन है हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री। ओके, इट इज ऑल्सो यूज टू ऑब्टेन information or complexities arising due to presence of functional moieties known as structural activity relationship। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्या पूछा जाएगा, SAR, या फिर हम कह सकते हैं अब QSAR, जिसे हम सिंथेसिस भी बोलते हैं। आप अपने सिलेबस में देखिए, आपको कुछ ऐसे नेम दिख रहे होंगे और उनमें स्टार लगे होंगे, ठीक है। वो सिंथेसिस आप लोग मस्ट है कि पढ़िए, ठीक है। एग्जाम में आपके वही सिंथेसिस पूछी जाएंगे, उन्हीं में से कोई, देखिए आपके टोटल सिलेबस में समथिंग 25 या 30 हमारी सिंथेसिस होंगी, जिनको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं उन्हीं में से ही सिंथेसिस आएंगी। आप एक्स्ट्रा अगर नहीं भी पढ़ना चाहते, नहीं भी तैयार हो रही तो कोई बात नहीं, लेकिन जितने में स्टार लगा एटलीस्ट उन्हें पढ़ लीजिए, क्योंकि सिंथेसिस उन्हीं से ही आने वाली है। और एग्जाम में आपको जो मेडिसिनल का पेपर है ना, वो सबसे सिंपल लगेगा। अगर आप इसका 2-4 साल पहले का पेपर देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें बेसिक पूछते क्या है। बहुत लिमिटेड है इसका सिलेबस अगर हम देखें एग्जाम से, ठीक है, एग्जाम के उससे देखें हम, तो इसका जो पेपर है ना बहुत लिमिटेड है, कि मतलब हम अगर इतनी चीजें पढ़ लेंगे, इतना रिसोर्स अगर हम अपने अंदर रख लेंगे तो हम इसका पेपर बहुत इजिली अच्छे मार्क्स से पास कर सकते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो यूज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन और कॉम्प्लेक्सिटीज अराइजिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल मॉइटीज। देखिए, कोई भी स्ट्रक्चर अगर हम ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई भी फार्मास्यूटिकल ड्रग का अगर स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ फंक्शनल मॉइटीज भी लगी होंगी, मींस फंक्शनल ग्रुप्स भी लगे होंगे। अब उन फंक्शनल ग्रुप में हम कैसे चेंजेस करें थोड़े बहुत, या फिर कैसे हम उनकी चीजें इधर उधर करें या ऑल्टर करें, ठीक है, तो हमारा एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार हो जिसकी टॉक्सिसिटी भी कम हो और एफिकेसी ज्यादा हो, मींस उसकी थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस ज्यादा हो, ठीक है। तो
ये चीज हमें पता लगाने के लिए क्या पढ़ेंगे इस मेडिसिनल केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में, SAR स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। एंड इसे रिसेंटली क्या बोला जाता है अब, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, जिसे पहले हम SAR बोलते थे लेकिन अभी इसका नाम रख दिया गया है क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ओके, ये चीज क्लियर हो गई, इंट्रो क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं हम। अब हम बात करेंगे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमारे किसी भी ड्रग को या फिर हमारे SAR मीन्स स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप को क्या करता है, ये खराब करता है। मीन्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल एक्टिविटी में कैसे डिफरेंसेस ले आती हैं प्रॉपर्टीज, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। वेरियस फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज आर आयोनाइजेशन, solubility, partition coefficient, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रोटीन बाइंडिंग, चिलेशन एंड बायोआइसोस्टेरिज। ठीक है, और इसके बाद एक हमारी और है ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज। ये चीज क्लियर हो गई। तो ये हमारी कुछ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के नेम हैं। अब इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। चलिए, फर्स्ट हमारी क्या थी, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन कैसे किसी भी एक्टिविटी को इफेक्ट करेगी, देखते हैं। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर आइदर वीक एसिड और बेस, कैन एग्जिस्ट इन आइदर आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड स्टेट। जो पिछली आपने क्लासेस ली होंगी किसी भी सब्जेक्ट में, आप फार्मास्यूटिक्स में देख सकते हैं, फार्माकोलॉजी में देख सकते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन के बारे में हमने बात की होगी। उसमें क्या होता है कि जो हमारी ड्रग्स होती है, देखिए, या तो वो वीक एसिड होती है या तो वो वीक बेस होती है। अब ये हमारे दोनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है, या तो वो आयोनाइज्ड स्टेट होगा या अनआयोनाइज्ड स्टेट होगा। ठीक है ना, तो हमारी ड्रग्स दो ही स्टेट में होती हैं, या तो आयोनाइज्ड या फिर अनआयोनाइज्ड। और दो हमारी इसमें क्या होती हैं, ड्रग्स हमारी ज्यादातर दो ही फॉर्म में बनती है, एक तो वीक एसिड, दूसरी वीक बेस। अब द आयोनाइजेशन ऑफ द ड्रग डिपेंड्स ऑन इट्स pKa और pH। मीन्स हमारी pKa वैल्यू और pH की वैल्यू क्या आ रही है, उसके बेसिस में जो आयोनाइजेशन ड्रग का वो डिपेंड करता है। आयोनाइजेशन फॉर्म्स इम्पार्ट गुड वाटर सॉल्युबिलिटी टू द ड्रग विच रिक्वायर्ड फॉर ड्रग बाइंडिंग एंड रिसेप्टर इंटरैक्शन। देखिए, आयोनाइजेशन में क्या होता है, जो वाटर की सॉल्युबिलिटी है, अगर हम आयोनाइजेशन वाटर के साथ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि वाटर की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, इसकी वाटर की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। और अगर वाटर की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है तो वो किसमें हेल्प करेगा, ड्रग की बाइंडिंग में और रिसेप्टर इंटरैक्शन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये चीज क्लियर हो गई। तो आयोनाइजेशन का सबसे बड़ा रोल क्या है कि वो वाटर की सॉल्युबिलिटी में ध्यान देता है। ठीक है, वाटर की सॉल्युबिलिटी को अच्छी करता है, जिससे हमारा क्या होता है, रिसेप्टर का इंटरैक्शन और ड्रग बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। अब जैसे एक एग्जाम्पल लिखा है कि वीक एसिड है, अगर उसको हम एसिड pH के साथ ही देंगे, ठीक है, अगर उसको हम एसिड pH में ही रखेंगे तो वो ज्यादा लिपिड सॉल्यूबल होगी। और आपको एक चीज हमने बार बार बताई है कि अगर कोई भी ड्रग मोर लिपिड सॉल्यूबल है तो वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगी। ठीक है, और हमारी बॉडी में अगर किसी भी नेचुरल बैरियर को या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है तो उसके लिए लिपिड सॉल्यूबल होना मस्ट है। ठीक है, कुछ केसेस को छोड़ करके सभी केसेस में अगर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को ड्रग को पार करना है तो लिपिड सॉल्यूबल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म हम कैसे बनाएंगे किसी भी ड्रग का, अगर वीक एसिड है तो एसिड pH में ही रखेंगे, अगर वीक बेस है तो उसको अल्कलाइन pH में रखेंगे, जिससे हमारी जो ड्रग होगी मोर लिपिड सोल्यूबल होगी और वो इजिली पास हो जाएगी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से। अब सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें, ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस एट अ गिवन टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। देखिए, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, किसी भी गिवन टेम्परेचर में किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी वो होती है कि वो सब्सटेंस की एबिलिटी हो कि वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए। मींस अगर कोई भी सब्सटेंस के अंदर ये क्षमता है कि वो सॉल्वेंट गिवन सॉल्वेंट में एक गिवन टेम्परेचर में डिसॉल्व हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी हमारे किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब ये डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट का नेचर कैसा है, तभी ना वो डिसॉल्व होगी, है ना। pH क्या है, किस pH पे है, वो प्रेशर कितना लग रहा है, या फिर टेम्परेचर कैसा है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, और अगर पुअर सॉल्युबिलिटी है, किसी भी ड्रग की पुअर सॉल्युबिलिटी है तो उसकी इफिकेसी, उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। जैसे हमने मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ी, तो कैसे ये जो सॉल्युबिलिटी के फैक्टर्स है वो डिपेंड करते हैं कि हमारी ड्रग कितनी अच्छी हम बना सकते हैं। मेनली देखिए, जितनी भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं उनका मेन मकसद यही है कि वो जो ड्रग के बिहेवियर को पहचान पाए, ठीक है, उनके ड्रग के बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर पाए और ड्रग की
थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस को बढ़ा सके और टॉक्सिसिटी को मिनिमाइज कर सके। यही हमारे जो फार्मासिस्ट होते हैं, जो ड्रग बनाते हैं, उनका काम होता है कि हम इन चीजों पे, इन फैक्टर्स पे काम करें। थर्ड हमारी है पार्टीशन कोएफिशिएंट। पार्टीशन कोएफिशिएंट इज द मेजर ऑफ ड्रग लिपोफिलिसिटी एंड इंडिकेशन ऑफ इट्स एबिलिटी टू क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। देखिए, पार्टीशन कोएफिशिएंट में हम ये मेजर करते हैं कि ड्रग हमारी कितनी लिपोफिलिक नेचर की है। मेनली उसकी लिपोफिलिसिटी को ही चेक करते हैं, और अगर हमें पता है कि ड्रग लिपिड सोल्यूबल है, लिपोफिलिसिटी अच्छी है, तो वो हमारी इजिली क्रॉस कर लेगी सेल मेम्ब्रेन को। इसलिए हम पार्टीशन कोएफिशिएंट को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, मीन्स चेक करते हैं उससे हम कि ड्रग की लिपोफिलिसिटी कितनी है। ठीक है, यही होता है हमारा पार्टीशन कोएफिशिएंट। log p इज इक्वल टू लिपोफिलिसिटी अपॉन हाइड्रोफिलिसिटी, इसकी वैल्यू रखेंगे और हम देख लेंगे कि पार्टीशन कोएफिशिएंट कितना है। द फैक्टर्स सच एज एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड पेनिट्रेशन ऑफ CNS मे बी रिलेटेड टू द log p वैल्यू ऑफ ड्रग। ड्रग की जो log p की वैल्यू आएगी, इसी पर डिपेंड करेगा कि उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन कितने % होगा, एक्सक्रीशन कितना होगा और पेनिट्रेशन कितना होगा CNS में। CNS में क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर प्रेजेंट होता है, जिसको हर ड्रग क्रॉस नहीं कर सकती है। अगर वो बहुत ज्यादा लिपिड सोल्यूबल है, हाईली लिपिड सोल्यूबल है, तभी वो हमारी CNS में जो हमारे 3 BBB हमारे दिए होते हैं, जिसको हम ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं, उसको क्रॉस कर सकती है। तो बहुत बड़ा फैक्टर या फिर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारा लिपोफिलिसिटी। ठीक है, पार्टीशन कोएफिशिएंट। log p टू रिड्यूस टॉक्सिसिटी, बायोअवेलेबिलिटी एंड नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग। अगर देखिए, एक नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग है, बायोअवेलेबिलिटी और टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करता है, तो log p की वैल्यू से हम देख सकते हैं कि उसकी टॉक्सिसिटी कितनी कम होगी। ठीक है, उसका एक्सक्रीशन कितना अच्छा होगा, एब्जॉर्प्शन कितना अच्छा होगा, बायोअवेलेबिलिटी क्या रहेगी, या फिर इसकी कहीं नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग तो नहीं है, या फिर है। वो सारी चीजें हम log p की वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो पार्टीशन कोएफिशिएंट का मतलब मेनली यही होता है कि हम ड्रग की लिपोफिलिसिटी को पहचानने की कोशिश करते हैं। ओके, अब जानेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। द हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए स्पेशल डायपोल इंटरेक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एटम इन अ पोलर बॉन्ड सच एज NH, OH और FH। देखिए, जिनमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होंगे, उन्हीं के साथ हमारा H बाइंड करेगा, मीन्स N, O और F। इस तरह के अगर हमारे एटम्स प्रेजेंट हैं तो ही हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, एक स्पेशल डाइपोल इंटरेक्शन है, किसके, हाइड्रोजन एटम के बीच में। ठीक है, तो द कंपाउंड दैट आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग H बॉन्डिंग। अब इसका काम क्या है यहाँ पे H बॉन्डिंग का, हमारे ड्रग्स में H बॉन्डिंग का काम क्या है। देखिए, जो भी हमारी ड्रग्स होंगी, अगर वो फॉर्म कर रही है, ड्रग्स के जो स्ट्रक्चर है, जो कंपाउंड है, अगर वो H बॉन्डिंग की फॉर्मिंग कर रही है, ठीक है, H बॉन्डिंग को फॉर्म कर रही है, वही ड्रग्स हमारी सॉल्यूबल इन वाटर होंगी, उन्हीं की वाटर सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी। ये चीज क्लियर हो गई। अगर H बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं तो उन्हीं की वाटर सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया, एक तो इंटरमॉलिक्यूलर, दूसरा हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर। देखिए, जो इंटरमॉलिक्यूलर होते हैं वो 2 एटम या मोर मॉलिक्यूल्स के बीच में उनका बॉन्ड होता है, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूल उनका 2 एटम्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड होता है। समझिए इसको। जैसे मान लीजिए सेम मॉलिक्यूल है, ये पूरा कोई एक मॉलिक्यूल है, इसमें 2 एटम प्रेजेंट है हमारे, और 2 एटम के बीच में, सेम मॉलिक्यूल के 2 एटम के बीच में जो भी हमारा बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसे हम इंट्रामॉलिक्यूलर बोलेंगे। लेकिन अगर 2 मॉलिक्यूल से हमारे, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, और इसके बीच में अगर 2 मॉलिक्यूल के बीच में हमारा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसे हम इंटरमॉलिक्यूल बोलेंगे। ये चीज क्लियर हो गई। इंटरमॉलिक्यूल और इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होते हैं, जो हमारे 2 एटम, सेम मॉलिक्यूल के 2 एटम में जो हमारा बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो इंट्रामॉलिक्यूल होगा, लेकिन 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो हमारा बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो हमारा इंटरमॉलिक्यूल होगा। अब H बॉन्डिंग क्या करता है, वाटर की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। अगर H बॉन्डिंग अच्छी है तो सॉल्युबिलिटी वाटर की अच्छी होगी। H बॉन्डिंग का सही से नहीं तैयार हो रहा है तो मीन्स वाटर की सॉल्युबिलिटी भी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, H बॉन्ड क्या करता है, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को रिड्यूस करता है। मेम्ब्रेन की क्या करता है, परमिएबिलिटी को रिड्यूस करता है। अगर H बॉन्डिंग है तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, वाटर सॉल्यूबल ज्यादा है। और हमने क्या पढ़ा है कि मेम्ब्रेन को अगर परमिएट करना है, पेनिट्रेट करना है, तो उसके लिए लिपोफिलिक नेचर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, लिपोफिलिसिटी होना जरूरी है। अब यहाँ तो वाटर सॉल्युबिलिटी H बॉन्डिंग से अच्छी हो रही है, तो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब H बॉन्डिंग के हम क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे, वाटर सॉल्युबिलिटी,
सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, ये सारे इफेक्ट है हमारे एच बॉन्डिंग के। अगर एच बॉन्डिंग अच्छी है तो उसके थ्रू हम इन सब चीजों में क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ जो हमारी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी है वो है हमारी प्रोटीन बाइंडिंग। द रिवर्सिबल इंटरेक्शन बिटवीन अ ड्रग मॉलिक्यूल एंड अ प्रोटीन टिपिकली इन द प्लाज्मा और टिश्यूज इज नोन एज प्रोटीन बाइंडिंग। देखिए, दो तरीके के हमारे इंटरेक्शन हो सकते हैं, एक तो रिवर्सिबल इंटरेक्शन, दूसरा हमारा इरिवर्सिबल इंटरेक्शन। लेकिन हमारे बॉडी में क्या होते हैं, छोटे छोटे प्रोटीन्स के फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो ड्रग मॉलिक्यूल होती है उन प्रोटीन्स के साथ जाकर के अटैच्ड हो जाती है, लेकिन वो कोई भी बायोलॉजिकल एक्शन शो नहीं करेगी वहां पे, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, उन प्रोटीन के साथ ड्रग मॉलिक्यूल अटैच्ड हो जाएगा जाकर के, और इस हमारे इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल इंटरेक्शन बोलते हैं। प्रोटीन बाइंडिंग में जो हमारी इंटरेक्शन है वो रिवर्सिबल रहेगा। जैसे प्रोटीन प्लस ड्रग क्या बनेगा, हमारा प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब एक चीज क्लियर रखिए, देखिए अगर प्रोटीन के साथ हमारी जो ड्रग है वो बाइंड हो जाती है, इससे क्या होता है, हाफ लाइफ ड्रग का जो रेट है, हाफ लाइफ रेट वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जब ड्रग हमारी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है तो जो बाइंड वाला फॉर्म है वो निकल के आता है और धीरे धीरे अपना एक्शन शो करता रहता है, तो हाफ लाइफ इससे बढ़ जाती है। प्रोटीन बाइंडिंग अगर बढ़ेगी तो इफिकेसी घटेगी। क्या होता है कि इफिकेसी कैसे घटेगी, अगर कोई भी ड्रग है वो हमारे रिसेप्टर के साथ ना बाइंड होकर के कहा थोड़ा फॉर्म, उसका आधा फॉर्म कहा रिसेप्टर से बाइंड हो जाए, तो जो हमारे रिसेप्टर से बाइंड होगा वही तो एक्शन शो करेगा, ठीक है। तो इफिकेसी क्या होता, अब यहाँ पे ये प्रोटीन के साथ बाइंड हो गई, तो ये प्रोटीन के साथ जो बाइंड है वो तभी निकलेगा जब हमारी जो रिसेप्टर के साथ जो बाइंड थी ड्रग, अगर उसका एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, वो वहां उस प्लेस से खत्म हो जाएगी, तब जो बंधी हुई हमारी जो बाइंडिंग वाली ड्रग है प्रोटीन के साथ जो बाइंड है वो ड्रग निकल के आएगी और रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर के फिर अपना एक्शन देगी। तो इससे इफिकेसी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना। ड्रग एक टाइम पे उतना ही एक्शन शो करेगा जितना रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तभी एक्शन शो करेगा, तो इफिकेसी रिड्यूस होगी। प्रोटीन बाइंडिंग से जो हाफ लाइफ है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी, ठीक है, हाफ लाइफ बढ़ जाएगी, इससे ज्यादा टाइम तक ये काम करेगी। नाउ सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है, चिलेशन या फिर कॉम्प्लेक्सेशन। कॉम्प्लेक्सेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मॉडिफाइंग ड्रग प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। ड्रग की प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने के लिए, ऑल्टर करने के लिए या बिहेवियर को चेंज करने के लिए कॉम्प्लेक्सेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉम्प्लेक्स ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स कांट क्रॉस द नेचुरल मेम्ब्रेन बैरियर्स। अगर किसी भी ड्रग का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है, वो नेचुरल मेम्ब्रेन बैरियर्स को क्रॉस नहीं करेगा, जिससे क्या होगा कि ड्रग की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सेशन नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लेक्सेशन रिड्यूस रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अगर कॉम्प्लेक्सेशन है किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल का, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हमारा क्या होगा, रिड्यूस होगा। जैसे कैल्शियम विथ ईडीटीए फॉर्म कॉम्प्लेक्स, अगर कैल्शियम को ईडीटीए के साथ दिया जाए तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम समझे तो कॉम्प्लेक्सेशन क्या करता है, जो भी हमारी पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं, कॉम्प्लेक्सेशन उनकी सॉल्युबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। जो हमारी पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी को कौन इम्प्रूव करता है, कॉम्प्लेक्सेशन इम्प्रूव करता है। कॉम्प्लेक्सेशन कैन प्रोटेक्ट ड्रग्स फ्रॉम डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मीन्स खराब होने से हमारा जो ड्रग है उसको बचाता है कॉम्प्लेक्सेशन प्रोसेस, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई कि हम चिलेशन या कॉम्प्लेक्सेशन क्यों करते हैं। अब हम आते हैं बायो आइसोस्टेरिज्म। बायो आइसोस्टेरिज्म is defined as molecule with similar shapes and volume but different chemical structures exhibit similar physical properties। देखिए, ऐसा मॉलिक्यूल जिसका शेप भी सिमिलर हो, वॉल्यूम भी सेम हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो, लेकिन उनका केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, ऐसे ही मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, बायो आइसोस्टेरिज्म। दो तरह के होते हैं, एक तो क्लासिकल, दूसरा हमारे नॉन क्लासिकल। अगर किसी भी मॉलिक्यूल का फंक्शनल ग्रुप सिमिलर हो तो वो हमारे क्या होते हैं, क्लासिकल, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप हमारे डिफरेंट लगे हों तो वो नॉन क्लासिकल हो जाते हैं। अब बायो आइसोस्टेरिज्म का इफेक्ट क्या है, ठीक है, हम क्यों इसको करते हैं। देखिए, हम कोई भी नया मॉलिक्यूल जब तैयार करते हैं तो हम चाहते हैं वो बेहतर से बेहतर बने, हमारा इंप्रूव प्रॉपर्टीज को, मीन्स प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए हम जब नया मॉलिक्यूल को तैयार करते हैं तो हम उनमें ऑल्टरेशन करते हैं, चेंजेस करते रहते हैं, ताकि हम देख सके कि कैसे किसी की प्रॉपर्टी और इंक्रीज हो सकती है, कैसे किसी की प्रॉपर्टी को हम और इंप्रूव कर सकते हैं, तो इसलिए हम इस प्रोसेस को करते हैं। सेकंड, लीड ऑप्टिमाइजेशन, मीन जो भी हमारा लीड कंपाउंड या लीड मॉलिक्यूल तैयार हो रहा है, कैसे हम उन सब फैक्टर्स को देखेंगे कि क्या ये सभी प्रोमिसेस को फुलफिल कर रही है जो हम एक फार्मास्यूटिकल ड्रग बनाते समय करते हैं, ठीक है, कि क्या इसकी एफिकेसी अच्छी है, क्या इसका जो सॉल्युबिलिटी अच्छी है,
या फिर इसकी टॉक्सिसिटी कितनी है, इन सभी चीजों को हम चेक करके ही एक ड्रग को मार्केट में उतारते हैं। तो ये सब चीजें भी बहुत करना जरूरी है, ठीक है। मिनिमाइज टॉक्सिसिटी, इस प्रोसेस से क्या होता है, हम टॉक्सिसिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो बायो आइसोस्टेरिज्म क्या होता है, ये चीज क्लियर हो गई आपको। नाउ लास्ट हमारा है ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए, अगर आपको ऑप्टिकल या ज्योमेट्रिकल के बारे में समझना है तो आप फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट देखिए, उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा डीपली नहीं बताएंगे आपको, नॉर्मल बात करेंगे कि सिर्फ ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का इफेक्ट क्या होता है किसी भी ड्रग को बनाने के लिए, क्या जरूरत है इसकी, ठीक है ना। ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हैव सिग्निफिकेंट रोल इन ड्रग डेवलपमेंट। जब हम एक ड्रग को डेवलपमेंट करते हैं, न्यू ड्रग को डिजाइन करते हैं, तो वहां पे ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑप्टिकल क्या होता है, इन्हें हम इनांशियोमर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये आप फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे सारी चीजें, तो इसको बहुत डीपली वहां पे समझाया गया ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। तो जो हमारे ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें हम इनांशियोमर्स भी बोलते हैं। और ऐसे आइसोमर्स जो क्या करते हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज फॉर्म करें और नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, ऐसे आइसोमर हमारे ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। ज्योमेट्रिकल कैसे होते हैं, आल्सो नोन एज सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, इसे हम सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी बोलते हैं। और इनका डबल बॉन्ड के अराउंड या फिर रिंग स्ट्रक्चर के अराउंड इनका जो रोटेशन होता है बहुत रेस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। बहुत इनका क्या होता है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। ऐसे हमारे आइसोमर्स क्या कहलाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। ये रोल क्या प्ले करते हैं, तो आइसोमरिज्म कैन इम्पैक्ट थेराप्यूटिक आउटकम्स। देखिए, जब किसी भी ड्रग का थेरेप्यूटिक आउटकम या थेरेप्यूटिक रिस्पांस देखने को मिलेगा, आइसोमेरिज्म उन्हीं को इम्पैक्ट करता है, उसी को घटाता बढ़ाता है, ठीक है। अब देखिए कैसे, तो देखिए कैसे ये आर और एस फॉर्म, ये क्या होता है, उन्हीं का एक फॉर्म है आर और एस फॉर्म। ये सारी चीजें आप वहां पे देखेंगे, डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आर एनांशियोमर थेरेप्यूटिक, वही सेम ड्रग का आर एनांशियोमर थेरेप्यूटिक इफेक्ट दे रहा है, लेकिन एन जो हमारा एस एनांशियोमर है वो टेराटोजेनिक नेचर शो कर रहा है। तो कैसे, अगर हमने थोड़ा सा चेंजेस किया स्ट्रक्चर में, तो कैसे उसका इफेक्ट चेंज हो जाएगा, ये चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी हमारी क्या हो गई, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, किसकी, इन रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एक्शन। बायोलॉजिकल एक्शन को देखते हुए सारी फिजियोकेमिकल एक्टिविटीज के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये है हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट, और इसका एक लेक्चर और आएगा जिसमें हम ड्रग के मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे, देन आपकी यूनिट फर्स्ट हो जाएगी कंप्लीट। ओके, सो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।